हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आ गया हूं आपका अपना शुभम अग्रवाल नेक्स्ट वीडियो के साथ। और आप सबकी डिमांड के ऊपर यार, पता है महाभारत सुना है सबने? महाभारत भाई बहुत बड़ी है यार, उसको अगर पढ़ने बैठोगे ना काफी टाइम लग जाएगा, मतलब कईयों को तो समझ ही नहीं आती। सेम ट्वेल्थ में अब कई सोच रहे होंगे यार महाभारत की बात क्यों कर रहे हैं सर। यार महाभारत की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज मैं महाभारत ही पढ़ाने वाला हूं। अब सर बायोलॉजी में महाभारत कहां से आ गई यार? मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो चैप्टर है ना यार, महाभारत से कम थोड़ी है। ट्वेल्थ वालों को महाभारत कौन सा चैप्टर लगता है? मुझे नहीं लगता यार। किसी भी चैप्टर में अगर प्रॉब्लम आती है तो वो मेनली किस में आती है भाई? मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और सबसे ज्यादा मुझे कमेंट्स में मिले कि सर मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की वीडियो लेके आओ, मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की वीडियो लेके आओ। सर दर्द है यार, वो सर दर्द बन के रहता है सभी क्लास स्टूडेंट्स का। लेकिन आज आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आज आपका वो सर दर्द खत्म करने में आ गया हूं। ठीक है, आज हम मोलिकुलर बेसिस का जो बेसिस है ना वो सोल्व कर देंगे, रिजोल्व कर देंगे। यार ये चैप्टर ना कई बच्चे छोड़ के जाने की सोचते हैं, तो भैया छोड़ना नहीं है ये चैप्टर। द रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि ये 8 से 10 नंबर का सीबीएसई या कोई भी बोर्ड में बच्चों सबसे ज्यादा मार्क्स का जो चैप्टर है वो मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है। इसके बेसिस पे आप काफी ज्यादा मार्क्स को इकट्ठा करेंगे और 3 to 4 क्वेश्चन नीट में आएगा कम से कम। तो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बच्चों काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आइए आज शुरू करते हैं मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो यस, पहला टॉपिक बच्चों, पहला टॉपिक क्या है आपका? डीएनए। देखिए डीएनए से क्यों शुरू कर रहे हैं? चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या है बच्चों? जो कैरेक्टर्स का ट्रांसफर हो रहा है किससे? पेरेंट से प्रोजेनी में। तो उसका बेसिस क्या है बच्चों? सबको पता है, पिछले चैप्टर में मैंने बताया था, हम सबको पता है, छोटे छोटे बच्चों को भी पता है कि हम जो है हमारे पेरेंट्स जैसे कैसे दिखते हैं, हमारे बच्चे हमारे जैसे क्यों दिखेंगे। बिहाइंड दिस ये जो पिक्चर चल रही है इसके पीछे कौन है? डीएनए। तो उसी डीएनए से हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। अगर मैं डीएनए के बारे में बताऊं तो सबसे पहले डीएनए को एज अ न्यूक्लिक एसिड डिस्कवर किया था किसने? फ्रीडरिक मिक्सचर ने। किसने? फ्रीडरिक मिक्सचर में 1869 में। यार डीएनए की तो ना कहानी अलग है। पता है जब भी डीएनए का नाम आता है ना यार, किसका नाम आता है? वॉटसन एंड क्रिक का। कि डीएनए का स्ट्रक्चर दिया वॉटसन और क्रिक ने 1953 में। लेकिन बच्चों आपको पता है ये पूरी तरह सच नहीं है यार। इस सब के पीछे एक कहावत सुनी होगी आप सबने कि हर मर्द की कामयाबी के पीछे एक फीमेल का हाथ होता है, एक स्त्री का हाथ होता है। ये कहावत कहीं ना कहीं डीएनए की स्टोरी में सच बैठती है। हुआ क्या था, एक लड़की थी फ्रैंकलिन, पहले उसकी बात करेंगे लेकिन मेन मेन आप पॉइंट्स पढ़ते हैं। फ्रैंकलिन की मैं स्टोरी सुनाऊंगा आज के लेक्चर में आपको कि कैसे फ्रैंकलिन ने वॉटसन और क्रिक की जिंदगी बदल दी। फ्रैंकलिन एक बहुत ही अच्छी लड़की थी, खूबसूरत, विद ब्रेन, ब्यूटी विद ब्रेन बोलते हैं ना, उसी टाइप की थी यार। तो उसने बहुत बड़ा काम किया था डीएनए पे। और बड़ा पंगा ये हुआ था यार, उसी को नोबेल प्राइज नहीं मिला था 1958 में। वॉटसन को नोबेल प्राइज मिला, क्रिक को नोबेल प्राइज मिला, विल्किंस को नोबेल प्राइज मिला, लेकिन फ्रैंकलिन को नहीं मिला था। क्यों? उसकी डेथ हो चुकी थी कैंसर की वजह से। एनीवे डीएनए को सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था बच्चों फ्रीडरिक मिक्सचर ने 1869 में। डीएनए सबको पता है एसिडिक होता है, ठीक है? क्यों? फॉस्फोरिक एसिड होता है, ठीक है? डीएनए का जो साइज है ना बच्चों वो वेरी करता है। वो क्या करते हैं? वेरी। जो मेन मेन बातें हैं वो मैं बताता रहूंगा। डीएनए के साइज से क्वेश्चन आ सकते हैं बच्चों एमसीक्यू में, कम चांस है। डीएनए का जो साइज है सब में सेम नहीं होता। बैक्टीरियोफेज में एक वायरस है, उसका डीएनए सिर्फ 5386 न्यूक्लियोटाइड से बना है। बैक्टीरियोफेज लैम्डा, उसका डीएनए 48502 बेस पेयर से बना है। और इकोलाई का, मतलब ये याद कर लेना यार, मतलब रट्टे वाला है, ठीक है? हम मेनली बात इसकी करेंगे नहीं, ठीक है? अगर हम बात करते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के स्ट्रक्चर की, ये जो टॉपिक है ना बच्चों, ये आपका केमिस्ट्री में भी आ सकता है और बायो में भी आ सकता है। अब ये टॉपिक पे हमें थोड़ा सा फोकस करना है। अब बच्चों जो डीएनए है ना बेसिकली, अब ध्यान से समझना, डीएनए बेसिकली क्या है? ये केमिस्ट्री का भी है, बायो का भी है, ध्यान से समझना। डीएनए बेसिकली बना होता है बच्चों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से। किससे बना होता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से। डीएनए किससे बना है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अब पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड को समझते हैं बच्चों। दो वर्ड होते हैं, ध्यान से समझना। एक होता है न्यूक्लियोटाइड, एक होता है न्यूक्लियोसाइड। ये भी डिफरेंस आ सकता है यार, केमिस्ट्री में भी आ सकता है और बायो में भी। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है बच्चों? अगर देखो तीन चीजें होती हैं, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजिनस बेस एंड फॉस्फेट, ठीक है? अगर ये तीनों प्रेजेंट है, देखो तीनों मतलब कौन कौन? पेंटोज शुगर, नाइट्रोजिनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप।
अगर ये तीनों प्रेजेंट है बच्चों तो उसको बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। टी का मतलब टाइड, टी का मतलब तीनों। ट्रिक भी बता रहा हूं, अगर ये तीनों प्रेजेंट हो किसी स्ट्रक्चर में, शुगर, बेस और फॉस्फेट ग्रुप, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों? न्यूक्लियोटाइड। लेकिन अगर हमने फॉस्फेट ग्रुप को साइड में कर दिया, क्या कर दिया? साइड में, तो उसको क्या बोल देंगे? न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड में आपको शुगर और बेस मिलेंगे, न्यूक्लियोटाइड में तीनों मिलेंगे। तो बच्चों अगर हम बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में जोड़ दें, आप देख सकते हैं ये शुगर है बच्चों, ये बेस है और इस पे लगा हुआ है फॉस्फेट ग्रुप। ये शुगर है, बेस है, फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है। अगर हम इन न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में कनेक्ट कर देंगे, किसके थ्रू? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के थ्रू। अगर हम न्यूक्लियोटाइड्स को कनेक्ट कर देंगे, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स को, तो क्या बन जाएगी? पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। पॉली मतलब मैनी, मैनी क्या? न्यूक्लियोटाइड्स। तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर क्या बनती है बच्चों? पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। और बच्चों शुगर और बेस में, नॉलेज के लिए बता देता हूं, शुगर और बेस के बीच में जो बॉन्ड बनता है बच्चों, उसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनते हैं? ग्लाइकोसिडिक। और दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो बच्चों इसका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की, यस, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो ध्यान देने भाई, वैसे तो किसने बोला जाता है? वॉटसन एंड क्रिक ने। मेन मेन बातें लिख रहा हूं मैं। 1953 में बच्चों वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए का स्ट्रक्चर दिया, यहां पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप। ठीक है, किसके बेसिस पे? यार सिर्फ उनका रोल नहीं था, वॉटसन एंड क्रिक का रोल नहीं था, दो लोग और भी इन्वॉल्व थे, जिसमें से एक लड़की थी फ्रैंकलिन, रोजा फ्रैंकलिन और मॉरिस विल्किंस। इनकी स्टडीज के बेसिस पे बच्चों वॉटसन एंड क्रिक ने स्ट्रक्चर दिया था। ठीक है यार, बहुत कंट्रीब्यूशन था, विल्किंस और फ्रैंकलिन का भी बड़ा कंट्रीब्यूशन था यार। एक्चुअली ना फ्रैंकलिन वॉज अ लेडी, ठीक है, और वो ना एक्सरेज की हेल्प से बहुत काम कर रही थी यार, और उसका फ्रेंड था क्रिक, तो वो कहीं ना कहीं क्रिक को बताती थी, और अब क्रिक का भी आगे एक दोस्त था वॉटसन। तो मतलब इन चारों का कंट्रीब्यूशन था, लेकिन बुरा मुझे लगता है फ्रैंकलिन के लिए, क्योंकि उसको नोबेल प्राइज नहीं मिला था यार। इन तीनों को, बाकी को, वॉटसन को, क्रिक को और विल्किंस को 1958 में, किसको? साथ में विल्किंस को भी बच्चों, इन तीनों को नोबेल प्राइज भी दिया गया था बच्चों 1958 में। यस। तो अगर हम डीएनए के स्ट्रक्चर की बात करें, मेन मेन बातें करें बच्चों, तो देखो यार, जो डीएनए है वो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना होता है। किससे बना होता है? दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन विच आर एंटी पैरेलल। जैसे ये चेन है, अगर ये वाली चेन 5 to 3 डायरेक्शन में है, तो दूसरी चेन क्या होगी? 3 to 5 डायरेक्शन में। डन। पहला पॉइंट क्या कहते हैं? जो डीएनए है वो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना है। एक चेन की डायरेक्शन होती है 5 to 3 और दूसरी की होती है 3 to 5। एंटी पैरेलल होंगे, ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट क्या कहते हैं बच्चों? जो बैकबोन है डीएनए की, बैकबोन मतलब बाहर की तरफ, वो बनी होती है बच्चों शुगर और फॉस्फेट। जैसे ये वाली जो चीज है, ये शुगर और फॉस्फेट की बनी हुई है। इसको सिर्फ लाइन मत समझो, इस लाइन का मतलब है बच्चों शुगर और फॉस्फेट। ये जो बैकबोन है इसकी, वो बनाते हैं शुगर और फॉस्फेट। और सेंटर में डीएनए के पाए जाते हैं बच्चों नाइट्रोजिनस बेस। बेस कौन कौन से होते हैं डीएनए में बच्चों? ए, टी, जी, सी। बच्चों हमेशा डीएनए में 4 बेसिस मिलते हैं। दो प्योरिन होते हैं। प्योरिन कौन से होते हैं बच्चों? एडेनिन एंड ग्वानिन, जो आरएनए में भी सेम मिलते हैं। और पिरिमिडिन डीएनए में कौन से होते हैं बच्चों? थाइमिन एंड साइटोसिन। और एडेनिन बच्चों ऑलवेज पेयर विद थाइमिन बाय 2 हाइड्रोजन बॉन्ड एंड ग्वानिन पेयर विद साइटोसिन वाया 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। आपको डीएनए में हमेशा ए पेयर करेगा टी के साथ, टी पेयर करेगा ए के साथ, जी हमेशा पेयर करेगा सी के साथ, सी हमेशा पेयर करेगा बच्चों सी के साथ। यस। तो बेसिकली ए टी जी सी, यार ए हमेशा पेयर करेगा टी के साथ, जी हमेशा पेयर करेगा सी के साथ। तो एक बात कॉमन सेंस है यार, जितना एडेनिन होगा ना उतना ही थाइमिन होगा, जितना ग्वानिन होगा उतना ही साइटोसिन होगा। इससे नीट में काफी बारे क्वेश्चन आता है, सीबीएसई में भी आता है। अभी मैं प्रैक्टिस कराता हूं, पहले मेन मेन पॉइंट पढ़ ले बच्चों। ये जो एक टर्न है, इसको एक टर्न बोलते हैं। इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 3.4 नैनोमीटर। कितनी होती है? 3.4 नैनोमीटर। ये जो दो बेस पेयर है, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है बच्चों, वो होता है 0.34 नैनोमीटर। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। यस, दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस होता है बच्चों 0.34 नैनोमीटर। एक टर्न की जो लेंथ होती है वो होती है 3.4 नैनोमीटर। और जैसे हमने कितने बेस पेयर दिखाए हैं? 1 2 3 4, 4 बेस पेयर दिखाए हैं, लेकिन एक टर्न में 10 बेस पेयर पाए जाते हैं बच्चों। ये भी एमसीक्यू आया हुआ था, ठीक है, आ सकते हैं। 10 बेस पेयर पाए जाते हैं। इस चैप्टर में मैं साथ साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आपको बताता चलूंगा, ठीक है। तो ये मेन मेन बातें होगी यार। एक बात और मैं बताना चाहूंगा, एक कॉमन क्वेश्चन आता है यार, ठीक है, कि ऐसा क्वेश्चन आएगा इन अ डीएनए
एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूं मैं तुम्हें, जो कि बहुत बार आता है। अब तक का जो इंपॉर्टेंट है ना यार, वो इस क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट अब तक कोई कंटेंट नहीं हुआ है। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आता है बच्चों। आपको क्या करेंगे, एक डीएनए में एडेनिन कंटेंट दे देंगे। सपोज करो आपको एडेनिन कंटेंट दे दिया गया कितना, 30%, और आपसे पूछ लेंगे बताओ साइटोसिन कितना होगा डीएनए में। यस, एडेनिन दे दिया 30%, बताओ साइटोसिन कितना होगा। अब सारे यार यहाँ पे फंस जाएंगे। इंपॉर्टेंट है भाई, नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और सीबीएसई के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों एडेनिन 30 है, अब साइटोसिन कितना होगा यार। तो एडेनिन 30 है, अब आपको पता है एडेनिन ऑलवेज पेयर विद थाइमिन, ग्वानिन ऑलवेज पेयर विद साइटोसिन। इसका मतलब क्या है बच्चों, जितना एडेनिन होगा उतना ही थाइमिन होगा, जितना जी होगा उतना ही सी होगा। अब A30 है तो टी भी कितना हो जाएगा बच्चों, 30। और जब 80 कंटेंट 60% हो गया तो बाकी जी और सी कितना बच गया, 40%। क्यों, डीएनए में तो ये 4 ही होते हैं, और 40% अगर बच गया तो 20 ईच हो जाएगा। दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट एवरी बेस कंपोजिशन। ठीक है, हर एक बेस का काउंट आप देख सकते हैं। अगर आपको एक का पता लग गया तो यार चारों का पता लग जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आता है पेपर में। ठीक है, तो छोड़ना मत। नेक्स्ट टॉपिक है भाई डीएनए पैकेजिंग। बढ़िया टॉपिक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। भाई पहला चैप्टर का टॉपिक डीएनए पैकेजिंग। यहां से चैप्टर सही मायने में शुरू होगा यार। डीएनए पैकेजिंग भाई ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से समझो। डीएनए पैकेजिंग क्या है भाई, मतलब खुदा भी ना यार, मतलब अलग ही लेवल की चीज बनाए। मतलब भगवान के बारे में ना यार तुम्हारी रिस्पेक्ट ना आज काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। मतलब तुम, एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। सबको पता है हमारी बॉडी किसकी बनी है, सेल्स की बनी है। सेल्स के अंदर अगर आपको एक सेल को देखना है ना, तो यार आपको एक बहुत हाई लेवल का माइक्रोस्कोप चाहिए। और उस सेल के अंदर एक छोटा सा पार्ट है न्यूक्लियस, और उस न्यूक्लियस के अंदर भरा हुआ है बच्चों डीएनए। और डीएनए का साइज पता है कितना होता है, मतलब यार सोचो, एक सेल ना, ये डॉट लगाया मैंने, इस डॉट से भी बहुत छोटी है। और उस छोटी सी सेल का एक छोटा सा पार्ट है यार न्यूक्लियस। क्या है, न्यूक्लियस। अब उस न्यूक्लियस के अंदर डीएनए भरा होता है, और वो डीएनए है बच्चों 2.2 मीटर का। वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों, डीएनए का साइज होता है 2.2 मीटर। मतलब मैं यार 6 फीट टॉल हूं, तो लगभग यार 2 मीटर से भी कम हाइट है मेरी। ठीक है, लेकिन डीएनए मेरे से भी बड़ा है यार, 2.2 मीटर यार। ठीक है, तो न्यूक्लियस का साइज तो बहुत छोटा है, अब डीएनए 2.2 मीटर का। तो सोचो भगवान ने उस छोटे से, जैसे यार मैं अगर इसमें बोलूं कि इसमें मुझे फिट कर सकते हो क्या आप, या इसके अंदर मटका फिट कर सकते हो इतना चौड़ा, नहीं हो पाएगा। तो यही बात सोचने की है बच्चों। इस टॉपिक में आपको क्या पढ़ना है कि इतना बड़ा डीएनए, 2.2 मीटर का लंबा डीएनए छोटे से न्यूक्लियस में कैसे पैक होता है। तो आइए जानते हैं। मेनली हम बात करेंगे डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स की। तो बच्चों देखिए, डीएनए जो होता है ना यार, अच्छा टॉपिक है भाई, इससे क्वेश्चन आता है, दैट इज नेगेटिवली चार्ज। डीएनए क्या है बच्चों, नेगेटिवली चार्ज है। अब नेगेटिव को अट्रैक्ट कौन कर सकता है, पॉजिटिव। सो डीएनए को पैक करते हैं बच्चों पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन। डीएनए इज पैक्ड विद पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स कॉल्ड हिस्टोन्स। बच्चों डीएनए को पैक करते हैं पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन्स, कॉल्ड हिस्टोन्स। बच्चों डीएनए को पैक करने वाले प्रोटीन्स कौन सा है, हिस्टोन। बच्चों अब हिस्टोन जो होते हैं ना, ये ध्यान से समझना, हिस्टोन पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स है। अब ये क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं साथ साथ क्वेश्चन बताता रहूंगा आपको। हिस्टोन्स पे पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है भाई, क्यों होता है हिस्टोन्स पे पॉजिटिव चार्ज? क्योंकि बच्चों वो बेसिक अमीनो एसिड से बना होता है, लाइसिन एंड आर्जिनिन। इसकी वजह से हिस्टोन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। हिस्टोन्स किसका बना होता है, बेसिक अमीनो एसिड का, लाइसिन एंड आर्जिनिन, जिसकी वजह से उस पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। अब हिस्टोन्स बच्चों होते हैं 5 टाइप्स के, H1, H2A, H2B, H3, H4। ठीक है, 5 टाइप के होते हैं हिस्टोन, H1, H2A, H2B, H3, H4। बच्चों H1 को छोड़ दो, इन चारों को ले लो। इन चारों की 2-2 यूनिट मिल जाए, अगर 2 ये 2 ये 2 ये 2 ये, कितने हो गए, 8 हो गए। 2 4 जा 8, वो 8 मिलके क्या बना देगी बच्चों, हिस्टोन ऑक्टामर। ये जो गोल सर्कल दिख रहा है आपको, ये है हिस्टोन ऑक्टामर बच्चों। अब हिस्टोन ऑक्टामर पे क्या होगा बच्चों, इस डीएनए को रैप कर दिया जाएगा। इस डीएनए को लाइक दिस, ये डीएनए इस पे रैप हो जाएगा बच्चों। अब सारे सोच रहे होंगे H1 का क्या काम है
बच्चों H1 का काम क्या है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आता है। ऑक्टामर में तो नहीं ये पार्टिसिपेट करता, लेकिन बच्चों ये लिंकर का काम करता है। ये है आपका H1। क्या है? H1। H1 किसका काम करेगा बच्चों? लिंकर का। तो ये है बच्चों डीएनए पैकेजिंग। इंपॉर्टेंट है यार, छोटा सा डीएनए नहीं है, 2.2 मीटर का है, न्यूक्लियस छोटा सा है, तो कैसे पैक होता है भाई? स्टोन्स की वजह से हेल्प पैक होता है। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर बनता है बच्चों, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम, जो कि अपीयर होता है बीड्स ऑन स्टिंग। इट अपीयर्स लाइक बीड्स ऑन स्टिंग। नाउ बच्चों, इसके अलावा भी कुछ प्रोटीन्स है डीएनए पैकेजिंग में। हिस्टोन मेनली पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन कुछ प्रोटीन ऐसे हैं बच्चों जो हिस्टोन के अलावा भी पार्टिसिपेट करते हैं डीएनए पैकेजिंग में। सच प्रोटीन्स आर कॉल्ड नॉन हिस्टोन क्रोमेटिन प्रोटीन। सच प्रोटीन्स आर कॉल्ड नॉन हिस्टोन क्रोमेटिन प्रोटीन। बच्चों एनएचसी क्या है? नॉन हिस्टोन क्रोमेटिन प्रोटीन्स। ये यार सही है, ठीक है, पेपर में आ सकता है। एनएचसी प्रोटीन बच्चों दो तरह के होते हैं, यूक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन। यहां से क्या क्वेश्चन आएगा भाई नीट में? यूक्रोमेटिन क्या होता है बच्चों? लूजली पैक्ड। देखो, अगर आप न्यूक्लियस को देखोगे ना, न्यूक्लियस में ना आपको दो तरह के क्रोमेटिन फाइबर मिलेंगे। एक तो जो लूजली प्रेजेंट होंगे, और एक जो डेंसली पैक्ड होंगे, ऐसे। तो बच्चों जो डेंसली पैक्ड क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं उनको बोलते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। क्या बोलते हैं? हेट्रोक्रोमेटिन। और जो लूजली प्रेजेंट क्रोमेटिन फाइबर है उनको बोलते हैं बच्चों यूक्रोमेटिन। क्या बोलते हैं? यूक्रोमेटिन। तो यस, इन दोनों में से क्वेश्चन क्या आता है बच्चों? जो ये यूक्रोमेटिन होता है यही एक्चुअली ट्रांसक्रिप्शन कर सकता है, ये डीएनए से आरएनए बना सकता है, जबकि हेट्रोक्रोमेटिन डीएनए से आरएनए नहीं बना सकता। ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, ये इनएक्टिव होता है। ये सीबीएसई में काफी बार आया है। मेरे लेक्चर्स देखने का यही बहुत बड़ा फायदा है कि आपको साथ साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपके होते रहेंगे। नेक्स्ट, यस, सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। अब आप ना सब कुछ भूल जाओ भाई, सब कुछ भूल जाओ, ठीक है। आपको नहीं पता भाई डीएनए जेनेटिक मटेरियल है या कौन जेनेटिक मटेरियल है, सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ। यस, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। देखो यार, इस चैप्टर में ना 3 एक्सपेरिमेंट है मेनली। एक ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट है, एक हार्शे-चेस एक्सपेरिमेंट है, और एक मेसलसन एंड स्टोल एक्सपेरिमेंट है। इन तीनों में से ना यार एक क्वेश्चन 5 मार्क्स में पक्का आएगा। इस चैप्टर का सीधा सा वेटेज मैं लास्ट में बता दूंगा कि कैसे किस चैप्टर को रेडी करना है, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों, द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, या इसको ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, दो नाम से पेपर में आ सकता है बच्चों ये। या तो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के नाम से आएगा या ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के नाम से आएगा। तो हुआ क्या भाई? फ्रीडरिक ग्रिफिथ क्या कर रहे थे? एक बैक्टीरिया पे उन्होंने वर्क किया। बैक्टीरिया का नाम था यार स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। नाम से ही पता लग रहा है निमोनिया को कोस करता है भाई। तो हुआ क्या? सबसे पहले ग्रिफिथ थे, उन्होंने एक बैक्टीरिया पे काम किया। बैक्टीरिया का नाम था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। क्या नाम था बच्चों? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। उस पे उन्होंने वर्क करना शुरू किया, और उन्होंने उसकी हेल्प से दो तरह के स्ट्रेन उनको मिले, एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन। कौन कौन से स्ट्रेन मिले उन्हें? एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन। अब जो एस वाले होते हैं ना यार, चाहे वो शुभम अग्रवाल है, एस वालों से बच के रहना यार, थोड़े से कातिल वातिल होते हैं। इस बात को ना माइंड में सेट कर लेना बच्चों। तो उनको दो तरह के स्ट्रेन मिले, कौन कौन से? आर स्ट्रेन एंड एस स्ट्रेन। किसकी हेल्प से? जब उन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी को ग्रो कराया तो उन्होंने क्या किया? अब उनके घर पे ना यार चूहे हुए बहुत हो रहे थे, तो उन्होंने क्या किया? एस स्ट्रेन लिया सबसे पहले और माइस में इंजेक्ट कर दिया एस को। तो क्या हुआ? माइस की तो काम तमाम हो गया। बोला था ना एस वाले बड़े खतरनाक होते हैं यार, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया? आर स्ट्रेन लिया, आर स्ट्रेन को इंजेक्ट किया माइस में। जो आर वाले होते हैं ना यार, बड़े शरीफ से होते हैं। माइस को कुछ नहीं हुआ भाई, माइस हष्ट पुष्ट रही, माइस जिंदा रही, ठीक है। लेकिन अब उनको पता लग गया यार ये जो एस वाले हैं ना ये खतरनाक है। तो उन्होंने क्या किया? एस को हीट किल किया बच्चों। किसी भी चीज को जब गर्म करते हो तो इन्फेक्शन खत्म हो जाता है ना, तो उन्होंने भी ऐसे ही सोचा। उन्होंने क्या किया? हीट किल्ड एस स्ट्रेन लिया और इंजेक्ट किया माइस में, फिर माइस जिंदा रही यार। ये तीनों चीजें उसको समझ आ गई। लेकिन पंगा पड़ा चौथे स्टेप में। पंगा क्या पड़ा बच्चों? जब लास्ट स्टेप उन्होंने किया जिससे वो नहीं मरी थी, हीट किल्ड एस स्ट्रेन, नहीं मरी थी, वो जिंदा रही थी, और आर स्ट्रेन से भी उसको कुछ नहीं हुआ था। तो ये दोनों हीट किल्ड एस और आर स्ट्रेन दोनों को जब उसने मिक्स करके इंजेक्ट किया तो भाई माइस मर गई। हो गया क्लेश यार, उसकी जान को तो क्लेश हो गया। अब सारे चूहे बैठे हैं भाई, बताओ मौत क्यों हुई? चूहिया की मौत क्यों हुई? चूहिया का मौत का कारण क्या है भाई? ये तो पंगा पड़ गया, ठीक है। तो अब ग्रिफिथ को तो कुछ कहना था ना यार, उसे तो बताना पड़ना था कि भाई एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो कंक्लूड कर। तो उसने कहा कि मुझे ऐसा लगता है। प्रॉब्लम क्या थी बच्चों? जब उसने आर स्ट्रेन प्लस हीट किल्ड एस स्ट्रेन लिया तो माइस की डेथ हो गई। माइस
डाइड। तो भाई अब उसको बताना था इसकी डेथ क्यों हुई, क्योंकि ना तो इससे पहले डेथ हुई थी ना इससे। तो उसने कंक्लूजन क्या कहा बच्चों, कि उसको लगा कि ये जो आर स्ट्रेन है दे आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एस स्ट्रेन, जो कि वायरुलेंट थे। उसकी मौत, उसने क्या बोला कि जो आर है वो एस में कन्वर्ट हो गए हैं हीट किल्ड एस की वजह से, और जिसकी वजह से माइस की डेथ हुई है। अब क्या हुआ है, आर का एस में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, इसीलिए इस टॉपिक को क्या कहा जाता है बच्चों, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। और ये ग्रिफिथ ने दिया था, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है बच्चों, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। बहुत आसान है यार। और आर और एस में फर्क क्या होता है बच्चों, आर के पास पॉलीसेकेराइड कोटिंग नहीं होती, इसलिए वो रफ दिखते हैं, इसलिए उसको नाम दिया गया है आर। और एस स्ट्रेन के पास पॉलीसेकेराइड कोटिंग होती है, इसलिए उसको नाम दिया गया है स्मूथ शाइनी स्ट्रेन। ठीक है, अब हुआ क्या भाई, आगे क्या हुआ, यस देखिए नाउ, अब बच्चों उसने ये तो बता दिया कि आर स्ट्रेन एस में ट्रांसफॉर्म हुई है, उसकी वजह से डेथ हुई है, लेकिन अभी तक ये नहीं पता लग पाया कि आर को एस में चेंज किसने किया। तो कुछ लोग कह रहे थे भाई डीएनए ने चेंज किया है, कुछ लोग कह रहे थे आरएनए ने किया है, कुछ लोग कह रहे थे प्रोटीन ने किया है। तो बच्चों इसका जो एविडेंस था मेनली, वो एविडेंस किसने दिया, आपका एवरी, मैक्लियोड एंड मैकार्टी ने। किसने एविडेंस दिया बच्चों ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का, एवरी, मैक्लियोड एंड मैकार्टी। मैम इसका याद रखना, अगर आपसे बायोकेमिकल एविडेंस पूछा जाए तो वो किसने दिया था, मैम ने। मैक्लियोड, एवरी, मैकार्टी, इन्होंने एविडेंस दिया था बच्चों किसका, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का। ध्यान देने की बात है, अगर आपसे पूछे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल किसने दिया था, तो वो उसका आंसर आएगा ग्रिफिथ। और उसका एविडेंस किसने दिया था, तो एविडेंस किसने दिया था बच्चों, मैक्लियोड, ठीक है, और एवरी एंड मैकार्टी। तो ये बात मत भूल जाना। अब उन्होंने कैसे एविडेंस दिया, अब यार प्रॉब्लम क्या थी, पता क्या लगाना था, मैं आपको समझाता हूं। पता ये लगाना था कि जब हीट किल्ड एस स्ट्रेन प्लस आर स्ट्रेन इंजेक्ट की गई माइस में, तो माइस की डेथ होगी। तो वही वो डेथ क्यों हुई, किसने आर को एस में चेंज किया है, ये पता लगाना था। अब एक जो सोसाइटी का बड़ा पार्ट था वो कह रहा था आरएनए है भाई इसके पीछे, तो उन्होंने क्या किया, आरएनएज एंजाइम डाल दिया इसमें। आरएनएज ने क्या किया बच्चों, आरएनए को किल कर दिया। अब अगर काम आरएनए का है तो वो उसकी जान नहीं जानी चाहिए, क्यों, आरएनए को तो हमने किल कर दिया आरएनए से। लेकिन आरएनए डालने के बाद भी माइस डाइड, तो इससे ये कंफर्म हो गया भाई आरएनए की वजह से तो आरएस में चेंज नहीं हुआ। अब कुछ लोग कह रहे थे प्रोटीन की वजह से हुआ ऐसा, तो उन्होंने प्रोटीएज डाल दिया बच्चों। अब प्रोटीन ये इसने क्या किया, प्रोटीन को किल कर दिया। अगर ये काम प्रोटीन का हुआ तो अब प्रोटीन को तो हमने मार दिया है, तो उसकी मौत नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन प्रोटीएज डालने के बावजूद माइस की भी क्या, फिर भी क्या हुई, डेथ। तो इससे ये पता लग गया ये काम प्रोटीन का भी नहीं है, ये काम डीएनए का ही है। इस चीज को और कंफर्म करने के लिए उन्होंने बच्चों डीएनए को डाला, और वही हुआ जिस बात का डर था, यही मुजरिम निकला। यार सीधी सी बात है, 3 लोग हैं आपके पास, तीनों में से आपको पता है एक ही है जो मर्डरर है, मर्डर कर रहा है, शहर में मर्डर हो रहे हैं डेली, लेकिन आपको नहीं समझ आ रहा कौन है मर्डरर। इन तीनों में से कोई मर्डरर है, तो भाई कैसे पता लगाएंगे, भाई पहले हमने एक को रोक लिया फिर भी शहर में मर्डर हो रहे हैं, मतलब ये तो नहीं है। दूसरे को रोक लिया फिर भी मर्डर हो रहे हैं, तो हम समझ जाएंगे भाई ये तीसरा ही है जो मर्डर कर रहा है। और जब उसको रोका हमने तो मर्डर होने बंद भी हो गए। तो इस तरीके से बच्चों मैक्लियोड, एवरी एंड मैकार्टी ने कंफर्म कर दिया कि जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था उसके पीछे किसका हाथ है, डीएनए का। एंड फाइनली यस, जब फाइनल प्रूफ था बच्चों, यस यहां से सीधा क्वेश्चन आता है भाई, हु गेव द फाइनल प्रूफ ऑफ दैट डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। बच्चों फाइनल प्रूफ, अनइक्वल प्रूफ, अनइक्विवोकल प्रूफ जो था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, वो किसने दिया था आपका, वो दिया था बच्चों हार्शे एंड चेज। बच्चों कईयों की ना कंप्लेंट होती है कि यार यार गर्ल्स ने कुछ किया ही नहीं है, गर्ल्स साइंटिस्ट के नाम नहीं आते। तो मैं बताना चाहूंगा बच्चों फ्रैंकलिन भी लड़की थी, और ये जो चेज है हार्शियर चेज, चेज भी एक लड़की थी। तो बच्चों फाइनल प्रूफ देने में कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है वो किसने दिया था, हार्शे एंड चेज ने। तो देखिए हार्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट है यार, एंड इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जितने भी एक्सपेरिमेंट है बच्चों उन सब में सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है हार्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो यार इन्होंने ना बड़ा दिमाग लगाया, बहुत सिंपल सा दिमाग लगाया। इन्होंने पता किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने लिया भाई एक्सपेरिमेंट के लिए बैक्टीरियोफेजेस को।
किसको लिया? बैक्टीरियोफेजिस। बैक्टीरियोफेजिस क्या होते हैं बच्चों? वो वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, जो क्या करते हैं? बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। इन्होंने क्या किया? इन्होंने भाई ले लिया बैक्टीरियोफेजिस। क्या ले लिया? बैक्टीरियोफेजिस। अब इन्होंने बैक्टीरियोफेज को क्यों लिया? अगर आपने ये बात समझ ली ना तो आपको ये एक्सपेरिमेंट समझ आ गया। बच्चों जो ये वायरस होते हैं उनकी बॉडी दो ही चीज से बनी होती है, प्रोटीन और डीएनए। ये आप देख पा रहे हैं बैक्टीरियोफेज, ये जो पार्ट है बच्चों बैक्टीरियोफेज का, ये बना होता है प्रोटीन का, जो मैं बना रहा हूं। ये सारा प्रोटीन का बना है, प्रोटीन कोड, और अंदर भरा होता है इसके डीएनए। सपोज करो मैं किसी और पेन से बनाता हूं डीएनए। यस, ये जो है ये प्रोटीन कोट है बच्चों, और इसके अंदर भरा होता है डीएनए। ये डीएनए सपोज करो। तो अब इनकी बॉडी में तो कुछ और है ही नहीं। इन्होंने क्या किया? इनको पता था ये जो बैक्टीरियोफेज हैं ये बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करते हैं। अब इनके दिमाग में क्या आइडिया आया हार्शियंसिस ने, कह रहे हमने इस पे नजर रखेंगे। अब बैक्टीरिया को इन्फेक्ट क्या करता है? या तो प्रोटीन इन्फेक्ट करता होगा या डीएनए इन्फेक्ट करता होगा। तो हमने इस पे पूरी नजर रखेंगे, और अगर इसने इन्फेक्ट किया तो ये जेनेटिक मटेरियल है, और अगर कोट ने इन्फेक्ट किया तो वो जेनेटिक मटेरियल है। सीधी सी बात है भाई, इसकी बॉडी में तो दो ही चीजें हैं, तो सीधी सी बात है कि बैक्टीरिया को इन्हीं दोनों में से कुछ तो इन्फेक्ट करता है। तो इन्होंने क्या किया? बड़ा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया बच्चों। इन्होंने दो बैक्टीरियोफेजेस लिए। एक में तो क्या किया बच्चों? प्रोटीन को रेडियो एक्टिव कर दिया। क्या किया? एक बार तो क्या किया? प्रोटीन पे निशानी लगा दी इन्होंने। ठीक है, किसकी हेल्प से लगाई? प्रोटीन पे निशानी सल्फर 35 की हेल्प से। और दूसरे केस में क्या किया है इन्होंने? क्या किया बच्चों? डीएनए को रेडियो एक्टिव लेबल कर दिया। क्या कर दिया? डीएनए को रेडियो एक्टिव लेबल किया था बच्चों P32 की हेल्प से, और प्रोटीन को रेडियो एक्टिव लेबल किसकी हेल्प से किया गया था? S35 की हेल्प से। और बैक्टीरिया में इन्फेक्शन फैलने दिया, इन्फेक्शन हुआ, अच्छे से मिक्सिंग हुई। लेकिन जब सेंट्रीफ्यूज किया गया, जब स्टडीज की गई, तो ये ध्यान से समझना बच्चों, वो बैक्टीरिया जो उस वायरस से इन्फेक्ट हुए थे जिसका रेडियो एक्टिव प्रोटीन था, दे वर नॉट रेडियो एक्टिव। ये बैक्टीरिया रेडियो एक्टिव नहीं थे। वाइल द बैक्टीरिया हु आर इन्फेक्टेड बाय वायरस विद रेडियो एक्टिव डीएनए, दे वर रेडियो एक्टिव। इससे ये क्लियर हो गया कि डीएनए ही है भाई जो इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है। डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफॉर्मेशन। सो इसी एक्सपेरिमेंट से बच्चों प्रूव हुआ था कि डीएनए इज द फाइनल जेनेटिक मटेरियल। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक इज सेंट्रल डोगमा। यार 2 नंबर में आ जाता है पेपर में कई बार। सेंट्रल डोगमा बच्चों किसने दी थी? क्रिक ने। किसने दी थी? क्रिक ने। हाँ, ये वही क्रिक है जो वॉटसन का दोस्त था, वॉटसन एंड क्रिक वाला। तो क्रिक ने दी थी भाई। क्रिक क्या बताता है? सेंट्रल डोगमा क्या है भाई? डीएनए से इंफॉर्मेशन प्रोटीन तक कैसे पहुंचती है, उस मोलिकुलर पाथवे को हम क्या बोलते हैं बच्चों? सेंट्रल डोगमा। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है तो पता है, सीधी सी बात है भाई। डीएनए से डीएनए बनना इज कॉल्ड रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन, एंड आरएनए से फिर प्रोटीन का सिंथेसिस होना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। ये मैं दोबारा क्यों बना रहा हूं? यहां पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, यहां पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, यहां पे लगा देंगे, यहां पे लगा देंगे, और पेपर में दे देंगे। तो यहां से बच्चों नीट में कई बार, बहुत बार देखा, नीट या एमसीक्यूज में क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। तो याद रखना, डीएनए से डीएनए बनना रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन। ये है बच्चों आपका सेंट्रल डोगमा, और यही अब हमारे नेक्स्ट 3 टॉपिक रहने वाले हैं। रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 3 मार्क्स में एक क्वेश्चन गारंटी से लिख के दे सकता हूं, आएगा ही आएगा। तो आइए बात करते हैं पहले टॉपिक की, रेप्लिकेशन की। बच्चों रेप्लिकेशन सबको पता है, अभी अभी बताया क्या होता है रेप्लिकेशन। डीएनए कॉपिंग इनटू डीएनए, डीएनए से डीएनए बनना इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। बच्चों तो जब रेप्लिकेशन की बात आई तो 2 साइंटिस्ट थे, वॉटसन एंड क्रिक। उन्होंने क्या बोला, जो डीएनए रेप्लिकेशन है बच्चों वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। क्या होता है? सेमी कंजर्वेटिव। मतलब क्या है कि जब एक डीएनए से 2 नए डीएनए बनते हैं तो नए डीएनए में एक स्टैंड पुराना रहता है, एक स्टैंड नया आता है। इसको बोलते हैं बच्चों सेमी कंजर्वेटिव। ठीक है, और ये सबसे पहले बताया था वॉटसन एंड क्रिक ने, लेकिन प्रूव किया था बच्चों मैसलसन एंड स्टोल एक्सपेरिमेंट ने। बच्चों इसको प्रूव किसने किया था? बताया था मैसलसन स्टोल ने, लेकिन प्रूव किसने किया था? मैसलसन एंड स्टॉल ने। बताया था वॉटसन एंड क्रिक ने। ठीक है, तो मैसलसन एंड स्टोल ने प्रूव कर दिया बच्चों डीएनए रेप्लिकेशन इन सेमी कंजर्वेटिव। कैसे? उन्होंने क्या किया बच्चों, ध्यान से देखना। डीएनए ले लिया ई कोलाई का, दे टुक डीएनए ऑफ ई कोलाई बैक्टीरिया। बच्चों ई कोलाई बैक्टीरिया का डीएनए लिया,
और उसको काफी दिन ना उन्होंने अमोनियम क्लोराइड में रखा। किस में रखा? अमोनियम क्लोराइड में, जिसमें नाइट्रोजन जो था वो हैवी नाइट्रोजन था। तो उससे क्या हुआ बच्चों, इस डीएनए में हैवी नाइट्रोजन चला गया। ये जो दोनों डीएनए के स्टैंड है, इसमें हैवी नाइट्रोजन है N15 N15। इसका पता हमें लगता है सेंट्रीफ्यूज करके सीजियम क्लोराइड से कि इस डीएनए में हैवी नाइट्रोजन चला गया है। लेकिन अब इस डीएनए को हमने 20 मिनट के लिए छोड़ दिया। 20 मिनट के लिए क्यों छोड़ा भाई? क्योंकि 20 मिनट बाद इसका डीएनए क्या कर जाता है? रेप्लिकेट कर जाता है। क्या कर जाता है? रेप्लिकेट। लेकिन इस बार जिस मीडियम में रखा अमोनियम क्लोराइड में, उसमें लाइट नाइट्रोजन था बच्चों, N14 था, जबकि पुराने डीएनए में क्या है? N15 है। तो 20 मिनट बाद जब इन्होंने देखा तो दे फाउंड हाइब्रिड डीएनए, दे फाउंड सॉरी हाइब्रिड डीएनए। हाइब्रिड बोले तो उसमें एक स्टैंड पुराना था और एक स्टैंड नया था। आधा वो रिजेंबल कर रहे थे पुराने स्टैंड से और आधा नया। जो डीएनए मिले वो हमें कैसे मिले थे? N14 N15 टाइप। मतलब सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या है बच्चों? आधी इंफॉर्मेशन पुरानी रहती है और आधी नई आ जाती है। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों? सेमी कंजर्वेटिव। एक बार और कंफर्म करने के लिए फिर से इस डीएनए को अमोनियम क्लोराइड में रखा गया और फिर से N14 ही इसमें डाला गया। तो व्हाट दे फाउंड, दो डीएनए तो उन्हें क्या मिले बच्चों? प्योर N14 N14 के, और दो क्या मिले बच्चों? N14 N15 के। जिससे ये कंफर्म हो गया आधी इंफॉर्मेशन पुरानी रहती है और आधी नई। तो यही था बच्चों रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। भाई ये डायग्राम बनाया ना, 5 नंबर में इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है, आ सकता है 5 मार्क्स में। एक एक्सपेरिमेंट तो पक्का आना है, ग्रिफिथ, मैसलसन या हार्शी एंड चेज में से पक्का आना है यार, ठीक है। नाउ रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन का प्रोसेस भाई बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है यार, ठीक है। मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं। यस, डीएनए रेप्लिकेशन होता कैसे है भाई? होने के लिए आपको क्या करना है? कुछ एंजाइमोलॉजी समझनी है। एंजाइमोलॉजी समझ डाली तो सब कुछ आ जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा बच्चों हेलिकेज के बारे में, फिर बताऊंगा एसएसबी के बारे में, जिस जैसे क्वेश्चन आता है वैसे ही बताऊंगा। फिर मैं आरएनए प्राइमर को छोड़ो, पहले डीएनए पॉलीमरेज के बारे में बताऊंगा, जो कि मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम है। और फिर मैं आपको बताऊंगा लाइगेज के बारे में, डीएनए लाइगेज के बारे में। ये चारों को समझ लिया तो आपने रेप्लिकेशन को समझ लिया। भाई सबसे पहले देखो, ये डीएनए शुरू में कैसा था? ऐसा था, दोनों स्ट्रैंड जुड़े हुए थे, ठीक है, ओके। तो होता क्या है, ऐसा नहीं है कि रेप्लिकेशन कहीं से भी शुरू हो जाएगा। हर एक डीएनए पे एक पर्टिकुलर साइट होती है बच्चों, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। उस साइट को हम क्या बोलते हैं? ओराई। क्या बोलते हैं बच्चों? ओराई, ORI, ठीक है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। सपोज करो ये वो साइट है जो क्या है? ओराई। ओराई का मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होना है। तो बच्चों ये थी ओराई। इस डीएनए में ओराई क्या है? ये वाली। तो यहाँ पे सबसे पहले हेलिकेज एंजाइम आएगा बच्चों। कौन सा एंजाइम आएगा? हेलिकेज। कहां पे आएगा? ओराई पे। और क्या करेगा? डीएनए की अनवाइंडिंग कर देगा। दो लोग साथ में रह रहे थे लेकिन अलग हो जाएंगे, बड़े दुख की बात है, ठीक है। 2 मिनट का मौन भी धारण कर सकते हो, ठीक है। दोनों स्टैंड जो कभी साथ थे अब वो अलग हो चुके हैं। तेरी मेरी राहें अब सेम नहीं रही, ठीक है, दोनों की राहें अलग हो गई है। दैट इज कॉल्ड, और ये दिख रहा है आपको, वाई शेप स्ट्रक्चर बन जाएगा बच्चों, जिसको बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। ये जो स्ट्रक्चर बना है बच्चों वाई शेप, इसको क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन फॉर्क। क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन फॉर्क। किसने बनाया ये? इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है बच्चों हेलिकेज। हेलिकेज आएगा और आई पे और क्या कर देगा? अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए। अनवाइंडिंग कर दी बच्चों डीएनए की। नाउ अब एसएसबी आएगा बच्चों। एसएसबी स्टैंड फॉर सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ये बच्चों इंपॉर्टेंट है प्रोसेस, ध्यान से समझना, पेपर में 3 मार्क्स में आ सकता है। एसएसबी क्या करेगा? यहाँ के बाइंड हो जाएगा। वो क्या करेगा? इनको दोबारा रीवाइंड नहीं होने देगा। भाई हेलिकेज ने जो मेहनत करी है कहीं वो खराब ना चली जाए, तो एसएसबी उसको रोकेगा। इट प्रिवेंट्स रीवाइंडिंग ऑफ डीएनए। रीवाइंडिंग को क्या कर देगा? रोक देगा। कौन? एसएसबी। डन। और उसके बाद हम बच्चों जो 3 प्राइम स्टैंड है पेरेंटल स्टैंड का, ध्यान रखना 5 to 3 है। अगर 3 यहां होता तो हम यहां चलते, लेकिन यहां है तो यहां आएंगे। और एक आरएनए का पीस ऐड करते हैं बच्चों हम, जिसको बोलते हैं आरएनए प्राइमर। और फिर मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम आता है बच्चों डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। पूरा नाम क्या है? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज आएगा। और एक स्टैंड आप देख पा रहे हैं कॉन्टिन्यूस बना देगा। 5 to 3 में ही बनाता है डीएनए, हमेशा 5 to 3 बनाता है पॉलीमरेज। एक स्टैंड कॉन्टिन्यूस बना देगा बच्चों, जिसको हम बोलते हैं लीडिंग स्टैंड। क्या बोलते हैं? लीडिंग स्टैंड। और एक स्टैंड डिसकंटिन्यूस बना देगा इन द फॉर्म ऑफ
ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, इन द फॉर्म ऑफ ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, दैट्स इट, डन। समझ के एक स्टैंड कॉन्टिन्यूस बनेगा जिसको हम बोलते हैं लीडिंग स्टैंड, और दूसरा बनता है फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में जिसको हम क्या बोलते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। एंड फाइनली लाइगेज आएगा बच्चों और इन फ्रेगमेंट्स को कनेक्ट कर देगा और बना देगा लैगिंग स्ट्रैंड। बट व्हाट इज लैगिंग स्ट्रैंड बच्चों? लाइगेज जॉइन दीज ओकाजाकी फ्रेगमेंट एंड फॉर्म लैगिंग स्ट्रैंड। तो देखिए एक डीएनए से दो डीएनए बन चुके हैं। दिस इज हाउ रेप्लिकेशन प्रोसेस occurs. Now ट्रांसक्रिप्शन बच्चों, ट्रांसक्रिप्शन अगर हम बात करें ट्रांसक्रिप्शन की, ट्रांसक्रिप्शन भी बढ़िया टॉपिक है यार, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्रांसक्रिप्शन की अगर हम बात करें ना बच्चों, तो आपको ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में यार डीएनए है, ये मैंने डीएनए बनाया, कोई नई चीज नहीं बनाई। डीएनए में दो स्टैंड होते हैं बच्चों, 5 to 3 और 3 to 5। हमेशा याद रखना बच्चों, जो 3 to 5 स्टैंड होता है उसको बोलते हैं टेम्पलेट स्टैंड। क्या बोलते हैं? टेम्पलेट स्टैंड। व्हाट इज टेम्पलेट स्टैंड? जिसकी पोलैरिटी 3 to 5 होती है। और जो 5 to 3 पोलैरिटी वाला स्टैंड होता है उसको बोलते हैं बच्चों कोडिंग स्टैंड। क्या बोलते हैं? कोडिंग स्टैंड। 3 to 5 है टेम्पलेट और 5 to 3 क्या है? कोडिंग। नाउ हर एक डीएनए पे बच्चों 3 साइट्स होती हैं। एक तो होती है बच्चों प्रोमोटर साइट, और एक होती है बच्चों स्ट्रक्चरल जीन साइट, और एक साइट होती है बच्चों टर्मिनेटर साइट। क्या होती है? टर्मिनेटर साइट। ये एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। एक होती है प्रोमोटर साइट बच्चों, एक होती है स्ट्रक्चरल जीन, एक होती है टर्मिनेटर। सीधी सी बात है भाई, डीएनए को डीएनए किसने बनाया? डीएनए पॉलीमरेज ने। अब हमें क्या बनाना है? ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? डीएनए से आरएनए बनाना। आरएनए को कौन बनाएगा? आरएनए पॉलीमरेज। कौन बनाएगा? आरएनए पॉलीमरेज। ट्रांसक्रिप्शन करने वाला एंजाइम कौन है बच्चों? आरएनए पॉलीमरेज। कौन करता है? आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, समझ आया? आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है भैया? आरएनए बनाता है। क्या करता है? आरएनए बनाता है। इसका पूरा नाम होता है बच्चों डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो बच्चों इस आरएनए पॉलीमरेज के पास होता है एक सिग्मा फैक्टर। क्या होता है? सिग्मा फैक्टर। इस आरएनए पॉलीमरेज के पास क्या होता है? सिग्मा फैक्टर। तो बच्चों होता क्या है? सबसे पहले ये सिग्मा फैक्टर क्या बताता है? इसको कहां बाइंड करना है? तो बेसिकली प्रोमोटर क्या होता है बच्चों? जहां पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा उसको क्या बोलेंगे? प्रोमोटर। और जहां पे आरएनए बनता है बच्चों उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन। और जहां पे आरएनए बनना स्टॉप होता है उस साइट को बच्चों बोला जाता है टर्मिनेटर। पहले ये समझ आ गया है? टेम्पलेट स्टैंड 3 to 5, कोडिंग स्टैंड 5 to 3, और जहां पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है प्रोमोटर, जहां पे आरएनए बनेगा स्ट्रक्चरल जीन, और जहां पे आरएनए बनना स्टॉप होगा दैट इज कॉल्ड टर्मिनेटर। और इसको बोलते हैं बच्चों ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। नाउ स्टेप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन बच्चों, सीधी सी बात है, आप देख सकते हैं स्टेप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ये है बच्चों आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर। तो ये सबसे पहले क्या होगा? प्रोमोटर से बाइंड करेगा, फिर आरएनए बनने लग जाएगा कहां पे? स्ट्रक्चरल जीन पे। और जैसे ही टर्मिनेटर पे पहुंचेगा तो बच्चों एक रो फैक्टर होता है आरएचओ, रो फैक्टर। बच्चों सिग्मा फैक्टर स्टार्ट करता है प्रोसेस को, ठीक है, और रो फैक्टर टर्मिनेट करता है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज द रोल ऑफ सिग्मा एंड रो फैक्टर। तो हमेशा याद रखना सिग्मा फैक्टर इज द स्टार्टिंग फैक्टर, रो फैक्टर इज द टर्मिनेटिंग फैक्टर। नाउ पॉइंट टू बी नोटेड, अब क्या है बच्चों? ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है ना यार, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में ना काफी रिजेंबल करती है, सेम सी है। लेकिन जो एंड प्रोडक्ट है ना बच्चों, एंड प्रोडक्ट वेरी करता है। यहां पे पेच फंसता है बच्चों। जो एंड प्रोडक्ट है ना यार, ट्रांसक्रिप्शन हो गया भाई, ट्रांसक्रिप्शन हो गया, तो प्रोकैरियोट्स में तो क्या होता है बच्चों? आपको सीधा डायरेक्ट मिल जाएगा एमआरएनए। क्या मिल जाएगा? एमआरएनए। लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर, प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर आपको डायरेक्ट एमआरएनए नहीं मिलता, आपको मिलता है बच्चों एचएनआरएनए। क्या मिलता है? एचएनआरएनए, हिट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। क्या मिलता है बच्चों? हिट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, जो कि बच्चों दो तरह के सीक्वेंस से बना होता है, ध्यान से समझना। आपको मिलेंगे एक्सोन जो कि काम के होते हैं, और फिर आपको मिलेंगे इंट्रॉन जो किसी काम के नहीं होते। फिर एक्सोन, फिर इंट्रॉन, एक्सोन इंट्रॉन, एक्सोन इंट्रॉन। तो बच्चों ये जो आरएनए बनता है इसको हम क्या बोलते हैं? एचएनआरएनए, जो कि किसी काम का नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर ये जो इंट्रॉन्स हैं, ये जो वेस्ट सीक्वेंस हैं, ये आरएनए को कोई काम नहीं करने देते। तो हमें थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा बढ़ जाता है यार, ये इंट्रॉन को रिमूव करेंगे तभी एचएनआरएनए फंक्शनल होगा और क्या बनेगा? एमआरएनए। तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? समझ गए? ये जो एचएनआरएनए है इसको
इसको क्या करना पड़ेगा, ये जो HNRNA है हमारे पास, जो HNRNA बना है, इसमें से हमें दो तरह के सीक्वेंस है बच्चों, इसमें एक्सोन इंट्रोन, एक्सोन इंट्रोन, इन इंट्रोन को हमें बच्चों रिमूव करना है, तभी HNRNA क्या बनेगा, mRNA। तो एडिशनली 3 प्रोसेस ऐड हो जाएंगी, जिसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेसेस। एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट यार, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस भी 3 मार्क्स में आ सकता है। तो बच्चों 3 प्रोसेस कौन कौन सी है, फर्स्ट इज कैपिंग, सेकंड इज टेलिंग, एंड थर्ड इज स्प्लाइसिंग। यस, सो सबसे पहले है बच्चों कैपिंग। कैपिंग क्या है बच्चों, कैपिंग में क्या होगा, जो 5 प्राइम एंड है HNRNA का, ये 3 प्राइम एंड है, यहाँ पे हम एक कैप लगा देंगे बच्चों, किसकी, 5 मिथाइल GTP की। किसकी कैप लगा देंगे, 5 मिथाइल GTP की एक कैप लगा दी जाती है, दैट इज कॉल्ड कैपिंग। एंड अब 3 प्राइम एंड पे बच्चों हम बहुत सारे एडिनाइलेट रेजिड्यू ऐड कर देंगे, पोली ए टेल is added at 3 prime end of HNRNA, that is called tailing। समझ गए, कैपिंग क्या है बच्चों, 7 मिथाइल GTP की कैप लगा देना, that is कैपिंग। 3 प्राइम एंड पे टेल लगा देना बहुत सारे एक ही, टेलिंग। और स्प्लाइसिंग क्या है बच्चों, अब इंट्रोन को हम रिमूव कर देंगे और एक्सोन को ज्वाइन कर देंगे, दैट इज कॉल्ड स्प्लाइसिंग। वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों, कैपिंग टेलिंग स्प्लाइसिंग इंपॉर्टेंट है, तो अगर आ गया तो छोड़िएगा मत, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जेनेटिक कोड। यार जेनेटिक कोड का जो कंसेप्ट था वो जॉर्ज गैमो ने दिया था, किसने दिया था, जॉर्ज गैमो ने। इसमें हमारे इंडियन का भी हाथ है यार, हरगोविंद खुराना, उन्होंने ट्रिपलेट बताया था जेनेटिक कोड को, ठीक है। तो भाई जेनेटिक कोड क्या है यार, देखिए अगर आपको ट्रांसलेशन समझना है तो पहले जेनेटिक कोड समझना पड़ेगा। जेनेटिक कोड होता क्या है, देखो 4 बेस पाए जाते हैं आरएनए में, AUGC, टी की जगह आरएनए में क्या होता है, यू होता है, तो AUGC। अब ये जो 4 बेस हैं वो, अब हमें प्रोटीन बनाना है यार, ट्रांसलेशन क्या है, प्रोटीन बनाने की प्रोसेस। अब प्रोटीन किससे बनता है, अमीनो एसिड से, तो अमीनो एसिड किस मैनर में अरेंज होकर प्रोटीन को बनाएंगे, अमीनो एसिड का सीक्वेंस क्या रहने वाला है, वो डिसाइड करता है बच्चों जेनेटिक कोड। वो कोड बेसिकली क्या कहलाता है, जेनेटिक कोड। भाई किस मैनर में अमीनो एसिड्स को हमने अरेंज करना है, तो बच्चों जो 4 बेसिस है AUGC RNA के, वो डिसाइड करते हैं सीक्वेंस किसका, अमीनो एसिड्स का, टू मेक प्रोटीन, दैट इज कॉल्ड जेनेटिक कोड। नाउ अगर हम बात करें मेन प्रॉपर्टीज की जेनेटिक कोड की, तो जेनेटिक कोड ट्रिपलेट होती है। ट्रिपलेट का मतलब बच्चों जैसे 3 बेस है, U, ये 3 बेस मिलके एक जेनेटिक कोड बनाते हैं, या फिर AUC, AUG, ये 3 बेस कोई भी मिलके क्या बनाते हैं बच्चों, एक जेनेटिक कोड। बच्चों नेक्स्ट, टोटल कोडोन्स कितनी है, 64 कोडोन्स है बच्चों टोटल, जिसमें से 61 कोडोन्स कोड करती है अमीनो एसिड के लिए, इसलिए उनको सेंस कोडोन बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, सेंस कोडोन बोलते हैं। लेकिन 3 कोडोन कोई कोड नहीं करती है, एंड दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, गलती से भी मत भूल जाना बच्चों। जो नॉन सेंस कोडोन है, या फिर स्टॉप कोडोन कहते हैं, या टर्मिनेटिंग कोडोन कहते हैं, 3 नाम है बच्चों इसके, टर्मिनेटिंग, स्टॉप एंड नॉन सेंस कोडोन। ये पेपर में आता है भाई, कौन सी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो इसकी बच्चों 3 कोडोन कौन कौन सी है, UAA, UAG एंड UGA। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, गलती से भी मत भूल जाना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ट्रिक भी बता देता हूं, इसकी मैंने ट्रिक बना रखी है, उल्लू आया आया, उल्लू आया गया, उल्लू गया आया, बस उल्लू को याद रखना, उल्लू से शुरू कर देना, उल्लू आया आया, उल्लू आया गया, उल्लू गया आया, ठीक है। तो मतलब भूल मत जाना यार, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा जेनेटिक कोडोन जो होती है ना बच्चों, अनएम्बिग्यूस होती है, स्पेसिफिक होती है यार, ये सच्चा प्यार करती है, मतलब जिस अमीनो एसिड के लिए कोड करने लगी ना जेनेटिक कोड, वही उसी की रहेगी भाई, चाहे कुछ भी हो जाए, 7 जन्म 8 जन्म, मतलब ये उसी की रहेगी भाई। मैं जो चुन लिया ना तो वही है, मैं 7 जन्मों तक ना, मतलब ऐसा है यार, सच्चा प्यार व्यार है। जेनेटिक कोड क्या होती है बच्चों, जैसे यू है, अगर उसने फिनाइल एलानिन अमीनो एसिड चुन लिया तो ये हमेशा उसी के लिए कोड करेगी, किसी और अमीनो एसिड की तरफ देखेगी भी नहीं, ये है मतलब अनएम्बिग्यूस का। नेक्स्ट है बच्चों, जेनेटिक कोड इज डीजनरेट है बच्चों जेनेटिक कोड। यार ऐसे लोगों को क्या मिलता है जो किसी से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं ना, सच्ची मोहब्बत करते हैं, बदले में उनको क्या मिलता है, उनको डिच कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, डिच। तो यही जेनेटिक कोड के साथ होता है बच्चों। डीजनरेट का मतलब क्या है, जेनेटिक कोड तो अमीनो एसिड के लिए लॉयल है, लेकिन अमीनो एसिड जेनेटिक कोड के लिए लॉयल नहीं है। अमीनो एसिड की कई कोडोन्स हो सकती है, यही मतलब है बच्चों किसका, डीजनरेट का। नेक्स्ट, जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल। यूनिवर्सल ये तो अलग ही लेवल है भाई, एक कोडोन ने
अगर फिनाइलएलानिन को चूज कर लिया तो ये किसी भी ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, ये हमेशा इसी के लिए कोड करेगी। ये है भैया यूनिवर्सल का मतलब। जेनेटिक कोड कॉन्टिन्यूस मैनर में होती है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा एक बार याद रखना, जो AUG है ये बच्चों स्टार्ट कोडोन होती है। ड्यूल कोडोन कहते हैं इसको, क्योंकि ये दो फंक्शन करती है, एक तो ये स्टार्ट कोडोन होती है और एक ये मिथियोनिन के लिए कोड करती है। कौन से अमीनो एसिड के लिए? मिथियोनिन के लिए। तो यार ये इंपॉर्टेंट है, कौन सी कोडोन किसी के लिए कोड नहीं करती और AUG किसके लिए कोड करती है, काफी इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसलेशन। भाई ट्रांसलेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक्स में से एक है। ट्रांसलेशन की अगर हम बात करें तो बच्चों सीधी सी बात है, क्या है भाई, प्रोटीन बनाना है। प्रोटीन बनाने की घड़ी आ चुकी है, ठीक है। हमने DNA से DNA बना लिया, RNA बना लिया, अब बनाएंगे भाई प्रोटीन। क्या बनाएंगे? प्रोटीन। तो भाई प्रोटीन बनाने के लिए सबसे पहले हमें पता है सबको, प्रोटीन किससे बनता है? अमीनो एसिड से बनता है। तो सबसे पहले तो यार हम उन्हें एक्टिवेट करेंगे भाई, कि एक्टिवेट हो जाओ अमीनो एसिड। अगर तुम मिल जाओ ना तो भाई सबसे पहले एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, ATP की हेल्प से ना हम अमीनो एसिड्स को एक्टिवेट करेंगे, चार्ज करेंगे कि भाई तुम सारे मिल जाओ यार, मजा आ जाएगा, प्रोटीन बन जाएगा। प्रोटीन कुछ भी कर सकता है, ये वो उनको मतलब सपने दिखाएंगे। अब जो अमीनो एसिड एक्टिवेट हो गए, सपोज करो लाइसिन मान गया, मिथियोनिन मान गया, ये सारे मान गए यार, ट्रिप्टोफैन मान गया, फिनाइलएलानिन मान गया, टायरोसिन मान गया, ये रेडी हो गए। कह रहे यार सही कह रहा है तू। तो अब क्या करेंगे हम, हमारे पास होता है बच्चों tRNA। कौन होता है? tRNA। क्या होता है हमारे पास? tRNA। तो tRNA लेंगे, बहुत सारे होते हैं हमारे पास tRNA, जिसको एडाप्टर का काम भी कहते हैं हम, और मोस्ट सोलुबल RNA होते हैं tRNA, ठीक है। इसके साथ अमीनो एसिड को अटैच कर देंगे, लाइसिन को अटैच कर दिया, मिथियोनिन को अटैच कर दिया, टायरोसिन को अटैच कर दिया, लाइक दिस। बच्चों जो अमीनो एसिड को एक्टिवेट किया, फिर हमने उनको क्या किया, tRNA से अटैच कर दिया। इसको बोलते हैं चार्जिंग ऑफ tRNA। क्या बोलते हैं? चार्जिंग ऑफ tRNA या अमीनो एसाइलेशन ऑफ tRNA। नाउ बच्चों अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे, जो mRNA है, जो हमारा बन के आया है, किससे बन के आया है? हमारा DNA से बन के आया है, टेम्पलेट स्ट्रैंड से बन के आया है, वो हम क्या करेंगे, स्मॉल सब यूनिट ऑफ tRNA से rRNA से अटैच कर देंगे और लार्ज सब यूनिट भी इसके ऊपर आ जाएगी। लार्ज सब यूनिट में बच्चों tRNA अब अमीनो एसिड्स को लेके आता रहेगा। अब इसमें याद है ये स्टार्ट कोडोन कौन सी थी? AUG। तो बच्चों सबसे पहले AUG आएगा, ठीक है। AUG से जब तक AUG नहीं आएगा ना यार, तब तक प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट नहीं होती। इसको कुछ ऐसा ही है जैसे ये RNA है बच्चों, ACG AUG CCCUUC, ठीक है। तो बच्चों ये RNA है जो प्रोटीन बनाना चाहता है। तो जब तक स्टार्ट कोडोन नहीं आएगी ना, जैसे AUG यहाँ पे है, इससे पहले प्रोटीन सिंथेसिस शुरू नहीं होगी। इससे पहले के जो सीक्वेंस है वो प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसी जैसी स्टॉप कोडोन आएगी, सपोज करो UAA आ गई, उसके बाद वाले जितने भी सीक्वेंस है वो भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे ट्रांसलेशन में, और इनको बोलते हैं हम UTR। क्या बोलते हैं? अनट्रांसलेटेड रीजन। बच्चों स्टार्ट कोडोन से पहले, स्टॉप कोडोन के बाद वाले सीक्वेंस पार्टिसिपेट नहीं करते ट्रांसलेशन में, उनको क्या बोलते हैं? UTR। तो बच्चों सीधी सी बात है यार, AUG जहां पे था, मिथियोनिन को लेके आया, tRNA अटैच हो गया। अब नेक्स्ट जो सीक्वेंस है उसके बेसिस पे अलग अलग आते रहेंगे अमीनो एसिड, और जैसे यहाँ पे मिथियोनिन बना था वो उस पे नेक्स्ट पे चला जाएगा, नेक्स्ट लेके आएगा इसके अकॉर्डिंग, वो दोनों उस पे चले जाएंगे। ऐसे करते करते बच्चों क्या बन जाएगी, एक प्रोटीन की चेन बन जाएगी, अमीनो एसिड जुड़ते जाएंगे। ये कार्यक्रम तब तक चलता रहेगा जब तक स्टॉप कोडोन नहीं आ जाती। दिस इज हाउ ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस। समझ गए? UTR क्या होता है भाई, इंपॉर्टेंट है। डन। नेक्स्ट टॉपिक है यार HGP, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट भाई सीधा है, इसमें समझने का कुछ नहीं है यार, सीधा सीधा मेन पोस्टुलेट्स हैं, मैं हाईलाइट कर दूंगा, मेन मेन बातें उसको पढ़ लेना भाई। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जीनोम क्या होता है? टोटल अमाउंट ऑफ DNA। भाई ह्यूमन का जितना भी DNA है उसको उसके ऊपर बनाया गया था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। पूरा DNA, टोटल नंबर ऑफ जीन्स को स्टडी करना, दैट इज कॉल्ड जीनोम। तो ह्यूमन का DNA स्टडी किया गया था, वो प्रोजेक्ट को क्या बोला गया है? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। 1990 में शुरू हुआ था यार और 2003 में कंप्लीट हुआ था, 13 साल चला था। प्रोजेक्ट शुरू किसने किया था? US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, ठीक है। और सबसे पहले पैसे किसने डाले थे? वेलकम ट्रस्ट ने, UK ने, बाकी और भी कंट्रीज आगे थे। भाई खर्चा बहुत आया था यार, HGP पे कितना खर्चा हुआ था? 9 बिलियन US डॉलर यार, बहुत ज्यादा पैसे खर्च हुए थे, ठीक है। और HGP की ना बच्चों जितने भी DNA की इंफॉर्मेशन है इसको कंप्यूटर में स्टोर कर दिया गया है, दैट इज कॉल्ड बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बच्चों एक बार आया हुआ था, बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस। MCQ आएगा यार, HGP से आएगा, तो मेन सुन लो बस। बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है यार? ब्रांच ऑफ साइंस जो डील करती है
ठीक है, डीएनए की इंफॉर्मेशन को स्टोर करना कंप्यूटर्स वगैरह में, दैट इज कॉल्ड बायोइन्फॉर्मेटिक्स। गोल क्या थे भाई एचजीपी की? सीधी सी बात है, जितने भी जीन्स है हमारी बॉडी में सबको स्टडी करना, न्यूक्लियोटाइड को स्टडी करना, फिर उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, इंप्रूव करना, दैट वाज द गोल ऑफ एचजीपी। काम क्या आने वाला था एचजीपी? भाई सभी जीन्स के जब फंक्शन पता लग जाएंगे तो सही है यार, हम इंप्रूव कर सकते हैं खुद को। अच्छा, इस जीन की वजह से ये डिजीज होता है, इस डिजीज को ऐसे ठीक करे जा सकते हैं, तो बहुत सारे फायदे थे यार ट्रीटमेंट में, और नॉलेज बढ़ रही थी, ठीक है, तो ये सारे हमें फायदा थे यार। मैथडोलॉजी कैसे की गई भाई एचजीपी की? तो ये इंपॉर्टेंट है यार, ईएसटी की टर्म मत भूल जाना भाई। ईएसटी क्या होता है? एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स। वो डीएनए का पार्ट बच्चों जो आरएनए बनाता है उसको क्या बोलते हैं? ईएसटी, ठीक है। सीक्वेंस एनोटेशन अवॉइड कर सकते हो, ईएसटी मत भूल जाना। डीएनए का वो पार्ट जो आरएनए बनता है, दैट इज कॉल्ड ईएसटी। भाई कैसे की गई सीक्वेंसिंग? तो यार सीधी सी बात है, पहले डीएनए को निकाला गया, फिर उसके फ्रेगमेंट्स किए गए, फिर मतलब उसको यार नाइलॉन शीट वगैरह की हेल्प से उसकी सीक्वेंसिंग पता की गई। मेन बात ये नहीं है, मेन बात ये है डीएनए सीक्वेंसिंग करनी किसने सिखाई? फ्रीडरिक सेंगर ने, ये मत भूल जाना भाई का नाम। इसने सीक्वेंसिंग का मेथड किसने दिया था? सेंगर ने। किसकी हेल्प से की गई थी? यैक और बैक, ये मत भूल जाना भाई। यैक और बैक क्या है? यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, इनकी हेल्प से ये की गई थी। और क्या मेन बात है? साइलेंट फीचर्स। भाई अभी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेटेस्ट एक इसमें लिख रखा है या नहीं लिख रखा, मैं वैसे बता देता हूं। लेटेस्ट जो क्रोमोसोम सीक्वेंस किया गया है वो किया गया है क्रोमोसोम 1 में 2006 में। ये भी क्वेश्चन आता है भाई बहुत बार। कौन सा क्रोमोसोम लास्ट सीक्वेंस किया गया है? वो किया गया है क्रोमोसोम 1। कब? मई 2006। मेन बातें करते हैं एचजीपी की यार। मेन बातें क्या है? सबसे बड़ा जीन कौन सा है? डिस्ट्रोफिन। इसमें लिखा होगा यार, काफी इंपॉर्टेंट है, मैं बता देता हूं। सबसे बड़ा जीन डिस्ट्रोफिन। सबसे ज्यादा जीन्स कौन से क्रोमोसोम में है? क्रोमोसोम 1 में 2968। सबसे कम जीन कौन से क्रोमोसोम में है? क्रोमोसोम वाई में 231। और क्या बातें निकल के आई यार? 2% से कम हमारा डीएनए ऐसा है जो प्रोटीन के लिए कोड करता है। लेस देन 2% ऑफ जीनोम कोड फॉर प्रोटीन। 99.9% डीएनए सबका सेम है भाई, थोड़ा बहुत वेरी करता है और उसको स्निप्स बोलते हैं। एसएनपी, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। 1.4 मिलियन लोकेशन ऐसी है भाई जहां पे एक ही बेस का फर्क है हमारी बॉडी में, दैट इज कॉल्ड स्निप्स। इज दैट क्लियर? डन। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यार, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का क्या है भाई? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो प्रिंसिपल था वो था यार एलेक्स जेफरे ने दिया था भाई। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसने दिया था? एलेक्स जेफरे ने। इसका प्रिंसिपल याद कर लेना यार। प्रिंसिपल क्या है? वीएनटीआर। क्या है? वीएनटीआर। अब वीएनटीआर नहीं समझ आता भाई बच्चों को, ये समझना भी नहीं है, मैं समझाऊंगा भी नहीं, बड़ा आसान है यार। मैं फिंगरप्रिंट तो यार यूज करते हैं ना यार, मेरा फोन हो गया, हर एक हो गया, ये फोन है, इसमें भी हम क्या यूज करते हैं? फिंगरप्रिंट। मतलब कोई भी चीज है फिंगरप्रिंट के बिना चलती नहीं है ना? तो भाई क्या है प्रिंसिपल, क्या है फिंगरप्रिंटिंग का? तो बच्चों फिंगरप्रिंटिंग का प्रिंसिपल है वीएनटीआर, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, लिखा होगा। यस, ये समझना भाई आपको, फिंगरप्रिंटिंग अपने आप समझ आ जाएगी। देखो, वेरिएबल का मतलब होता है अलग अलग। नंबर क्या होता है? संख्या। रिपीट का मतलब क्या होता है? कोई चीज रिपीट होना। टैंडम का मतलब समझना है आपको। वेरिएबल का मतलब सबको पता है, नंबर का मतलब सबको पता है, रिपीट का मतलब समझता है। टैंडम का मतलब क्या है? देखो मैं नहीं समझाऊंगा, तुम्हें अपने आप समझ आ जाएगा। मैं एक डीएनए का सीक्वेंस लिख रहा हूं, GCATGCATGCA। कुछ नोटिस किया? GCA रिपीट हो रहा है बच्चों, ये रिपीट तो है लेकिन ये टैंडम रिपीट नहीं है। सॉरी यार, मतलब कोई आया है, ठीक है। GCA रिपीट हो रहा है, ठीक, GCA रिपीट हो रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे GCA की रिपीट तो है लेकिन वो टैंडम रिपीट नहीं है। क्या नहीं है? टैंडम रिपीट, ठीक है। अब ये देखो, GCA GCA GCA, अब ये क्या है यार? ये क्या है? GCA रिपीट हो रहा है ना साथ साथ, इसको क्या बोलते हैं यार? टैंडम रिपीट। क्या बोलते हैं? टैंडम रिपीट। जो सक्सेसिव रिपीट्स है, जो साथ साथ रिपीट्स है डीएनए के छोटी छोटी, इनको क्या बोलते हैं? टैंडम रिपीट्स। और इनका नंबर वेरी करता है हर ऑर्गेनिज्म में, दैट इज कॉल्ड वीएनटीआर एंड दैट इज द basis of DNA fingerprinting. Yes, so last topic of this chapter is लैकोपेरोन। ये लास्ट में क्यों करा रहा हूं भाई? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पेपर में आएगा भाई लैकोपेरोन, बहुत इंपॉर्टेंट है 5 मार्क्स में। बच्चों ये दिया था आपका जैकोब एंड मोनार्ड ने। किसने दिया था लैकोपेरोन? जैकोब एंड मोनार्ड ने। और ये किसकी बॉडी में पाया जाता है? ई कोलाई की बॉडी में। बच्चों ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर लैकोपेरोन पाया जाता है, जो कि किसने दिया था? जैकोब एंड मोनार्ड ने। तो यार है क्या ये लैकोपेरोन? कई सोचते रहते हैं चक्कर क्या है यार। तो लैक का मतलब है यहाँ पे लैक्टोज। ओपेरोन एक डीएनए है बच्चों, आप देख सकते हैं ये डीएनए है, ये डीएनए को ही ओपेरोन बोलते हैं।
ये P का मतलब है प्रोमोटर, I का मतलब है रेगुलेटरी जीन। I क्यों बोला भाई, रेगुलेटरी जीन था तो R बोल देते, क्योंकि बच्चों इसको इनहिबिटरी जीन भी कहते हैं, ये इनहिबिट करता है इसीलिए इसको I डिनोट किया गया है। P का मतलब है प्रोमोटर, O का मतलब है ऑपरेटर, और ये ZYA बच्चों स्ट्रक्चरल जीन है। चक्कर क्या है यार लैकोपेरोन का, भाई सीधी सी बात है, इकोलाई जो बैक्टीरिया है ना हमारी बॉडी में ना यार दो तरह के जीन्स है, एक तो वो जिनको हर टाइम एक्टिव रहना पड़ता है, एक वो जीन जिनको हर टाइम एक्टिव नहीं रहना पड़ता। तो वो जीन स्विच ऑफ स्विच ऑन मैकेनिज्म पे काम करते हैं। किस पे काम करते हैं? स्विच ऑफ स्विच ऑन मैकेनिज्म। तो लैकोपेरोन भी एक स्विच ऑफ स्विच ऑन मैकेनिज्म पे काम करता है। तो पहले हम बात करेंगे स्विच ऑफ एंड फिर बात करेंगे स्विच ऑन। स्विच ऑफ क्यों यार, देखो सीधी सी बात है, स्विच ऑफ स्विच ऑन को कंट्रोल करता है लैक्टोज, और लैक्टोज को इसलिए इंड्यूसर कहते हैं। भाई जब इकोलाई की बॉडी में लैक्टोज आया ही नहीं, उसने लैक्टोज खाया ही नहीं, तो जो लैक्टोज को तोड़ने वाले एंजाइम्स हैं उनकी जरूरत ही नहीं है, तो वो जो एंजाइम्स है वो इनएक्टिव रहते हैं, वो प्रोड्यूस ही नहीं होते। इसी को बोलते हैं बच्चों स्विच ऑफ मैकेनिज्म, और इसको कंट्रोल करता है एक आई जीन। कैसे, आइए जानते हैं बच्चों। जब बॉडी में लैक्टोज नहीं आया, इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज और इंड्यूसर, तो होगा क्या बच्चों, ये जो आई जीन है, ये जो इनहिबिटरी जीन है, ये रिप्रेसर एमआरएनए बनाएगा। रिप्रेसर एमआरएनए से क्या बन जाएगा? रिप्रेसर, और ये रिप्रेसर जाके किससे बाइंड हो जाता है बच्चों? ऑपरेटर से। इसकी वजह से ये जो ZYA तीनों जीन्स हैं, ना तो ये ट्रांसक्रिप्शन कर पाते, नो ट्रांसक्रिप्शन और नो ट्रांसलेशन, ना तो ट्रांसक्रिप्शन होगा ना ट्रांसलेशन। क्यों? इन तीनों जीन की जरूरत तभी पड़ती है बच्चों जब बॉडी में लैक्टोज आता है। अब सपोजिंगली आपकी बॉडी में लैक्टोज आ गया, ये गलत लिखा हुआ है, इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर। सपोज करो लैक्टोज आ गया भाई बॉडी में, लैक्टोज आते ही आई जीन तो अपना काम करेगा ही, रिप्रेसर एमआरएनए बनाया, रिप्रेसर प्रोटीन बनाया, लेकिन अब क्या करेगा, जो बच्चों लैक्टोज है वो इससे बाइंड हो जाएगा रिप्रेसर प्रोटीन से, जिसकी वजह से रिप्रेसर यहाँ पे बाइंड नहीं हो पाएगा। यहाँ पे बाइंड नहीं होगा तो ZYA तीनों जीन अपना काम करेंगे, और Z बना देगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज, Y बना देगा परमिएज, A बना देगा ट्रांस एसिटाइलेज, जो कि काम करेंगे लैक्टोज को तोड़ने का, परमिएबिलिटी इंक्रीज करने का और ट्रांसफर का। दिस इज लैकोपेरोन। क्लियर है बच्चों? इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में आ सकते हैं, डायग्राम बना देना, इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये था बच्चों मॉलिक्यूलर बेसिस। अब लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ठीक है, कि इसका पेपर में आएगा क्या, वेटेज क्या है। तो बच्चों सीधी सी बात है यार, लैकोपेरोन और 3 एक्सपेरिमेंट, ग्रिफिथ, हार्शेचेस, ठीक है, और मैसेल्सन-स्टोल। सीधा बता ही देता हूं मैं तुम्हें, इनमें से यार एक क्वेश्चन 5 मार्क्स में आने के पूरे चांस है, पूरे चांस है भाई। इन 4 टॉपिक्स में से 5 मार्क्स आने के पूरे चांस है। दूसरी बात, 3 मार्क्स में से रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन में से एक क्वेश्चन इसमें से आएगा, और 2 मार्क्स में जेनेटिक कोड या फिर डीएनए पैकेजिंग इंपॉर्टेंट है। सो बाय दिस वी कंप्लीटेड आवर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो आ रही है बायोटेक पे, और सबसे इंपॉर्टेंट आपको आज नोट्स मिल जाएंगे।